हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10th साइंस इनटेक पढ़ाई। आज हम लोग चैप्टर 11 पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आई होप कि आप लोगों ने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में लाइट चैप्टर की लिंक दी गई है, प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिए ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, वायरस पार्ट्स ऑफ आई एंड दियर फंक्शंस, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ओवरऑल जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन आई दैट यूज द लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। आंखें जो कि लाइट का यूज करके और हमें चीज़ों को देखने में मदद करती हैं। वी विल ऑल्सो फॉलो द आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन सब ऑप्टिकल फिनोमेना इन नेचर। हम रिफ्रैक्शन का जो आइडिया है उसको हम लोग यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? कुछ फिनोमेना जो नेचर में, प्रकृति में जो कुछ हो रहा है उसको देखने के लिए हम रिफ्लेक्शन के आइडिया को यूज करेंगे। वो फिनोमेना कौन कौन से हैं? रेनबो फॉर्मेशन, इंद्रधनुष का बनना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। अगर तारे चमकते हैं, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल? अगर तारे चमकते हैं तो ग्रह क्यों नहीं चमकते हैं? ब्लू एंड रेड कलर ऑफ स्काई। ये सारे जवाब आज पॉसिबल ही है। आप इन सारे जवाब का जवाब आज आप लोग खुद बता सकेंगे इस बारे में। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आप खुद एबल हो जाएंगे कि आप इन सारे सवालों का जवाब किसी को भी दे सकते हो। और बेसिकली क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं बोर्ड्स में और एग्जाम्स में भी। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई, इट एक्ट लाइक ए कैमरा, इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल पिक्चर ऑफ द सराउंडिंग्स। बहुत अच्छी बात है। इट एक्ट मतलब कि कैमरा की तरह एक्ट करता है। अभी तो डेफिनेशन पार्ट ओवरव्यू बना रहे हैं। इट एक्ट लाइक ए कैमरा की तरह एक्ट करता है। इनेबल अस टू कैप्चर, हमें इस योग्य बनाता है कि हम अपने सराउंडिंग्स के कलरफुल पिक्चर्स को कैप्चर कर सकें। इट फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव सरफेस रेटिना। रेटिना पे ये रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। यह एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ये हम सब जानते हैं। हमारी आंख जो है वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है। आंख के कुछ पार्ट्स मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है। उस डायग्राम में आप सबसे पीछे साइड देखो, रेटिना होता है। रेटिना से जुड़ा हुआ है ऑप्टिक नर्व जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये जो सबसे स्टार्टिंग में होता है पुपिल, जिसको आप लोग पुतली बोलते हो, वो स्टार्टिंग में होता है। उसके बाद एक उसके जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया और रेटिना, इस पे जो एक विट्रियस ह्यूमर नाम का एक मटेरियल होता है वो इसमें फिल होता है। सिलियरी मसल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं आइरिस और पुपिल को अपना साइज लार्ज। एक एक जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली आप जान लो कि आइज के पार्ट में रेटिना होता है, पुपिल होता है, आइरिस होता है, कॉर्निया होता है, विट्रियस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व। बेसिकली इतना ही होता है। पार्ट्स ऑफ आई एंड दियर फंक्शन। अब एक एक करके इसके पार्ट्स और इसके फंक्शन डिस्कस करते हैं। कॉर्निया सबसे पहले होता है। कॉर्निया हमारा, इट इज द थिन मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट इंटर्स। यह एक पतला मेम्ब्रेन होता है जिसकी थ्रू लाइट एंटर करती है। इट फॉर्म द ट्रांसपेरेंट बल्क ऑफ द फ्रंट आई बॉल। मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया पे ही हमारा ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये जो बाहर साइड निकला हुआ उभरा हुआ रहता है ना, वही पार्ट को आईबॉल, फ्रंट ऑफ आईबॉल के फ्रंट में जो बाहर साइड रहता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। अब आईबॉल क्या होता है? इट इज द अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद द डायमीटर अबाउट, ये तो साइंटिफिक डेटा है, 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। स्फेरिकल शेप का जो हमारे आंख में होता है उसको आईबॉल बोलते हैं। आइरिस, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्म दैट कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल्स। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बताया था। आइरिस वो होता है जो आपके पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। यह कॉर्निया के पीछे होता है। अब पुपिल क्या होता है? इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कितनी लाइट आंख में इंटर करेगी ये कंट्रोल करता है पुपिल। हमारी पुतलियां जो होती हैं ये कंट्रोल करती हैं कि कितनी लाइट एंटर करनी होती है या कितनी लाइट एंटर करनी है, कितनी नहीं। कैसे करते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। साइज को इंक्रीज डिक्रीज करके ये डिसाइड करता है कितनी लाइट इंटर करेगी। इट इज द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड लेंस। एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में ब्लैक ओपनिंग होती है। क्रिस्टलाइन आई लेंस प्रोवाइड द फोकस रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ये हेल्प करता है हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज, किसकी इमेज? ऑब्जेक्ट की, जो हम देख रहे हैं और कहाँ पे
रेटिना पे। तीन बातें हैं, ये हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बना प्रोवाइड करता है। किसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज? जो हम आंखों से देख रहे होते हैं। कहाँ पे? रेटिना पे। इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जेली लाइक मटेरियल जो होता है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे आप कन्वेक्स लेंस, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वीडियो देखिए। कन्वेक्स लेंस किस टाइप का होता है, क्या है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पहले भी लाइट के चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। ये कन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जेंट भी होता है, तो मतलब ये लाइट को रेटिना के पास कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज क्यों करता है? क्योंकि कन्वर्जेंस लेंस के टाइप का होता है। सिलियरी मसल्स, इट हेल्प टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड हेंस चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन। सिलियरी मसल्स हमारी जो होती हैं वो आई लेंस के कर्वेचर को फोकल लेंथ चेंज करके, फिर से सुनना, सिलियरी मसल्स हमारी आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करके, जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, इस वे में वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने में हेल्प करती हैं। क्लियरली देखने का मतलब है कि अगर दूर है तो उसकी जो कर्वेचर है उसको बढ़ा के, मतलब कैसे भी करके ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने में जो हेल्प होती है वो सिलियरी मसल करता है। अब रेटिना क्या होता है? द थिन मेम्ब्रेन विथ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। पहले ही मैंने बताया था, सेंसिटिव सेल्स जो हमारे ब्रेन में कनेक्ट होती हैं, जो विजुअलाइजेशन को परसेप्शन में कन्वर्ट करती हैं कि क्या हम जो देख रहे हैं वो हमें परसीव कैसे होता है, तो वो सेंसिटिव सेल्स के थ्रू होता है। हाउ पुपिल्स वर्क? When image formed at retina, light sensitive cell get activated and generate electrical signal. जब रेटिना पे सारी प्रोसेस होने के बाद जो जिसका काम है वो उस अकॉर्डिंग अपना फंक्शन करेगा। उसके बाद जब रेटिना पे एक इमेज बन जाती है तो सेंसिटिव सेल एक्टिवेट हो जाती हैं। उससे उनके एक्टिवेट होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं। दिस सिग्नल सेंड्स टू द ब्रेन बाय ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये सिग्नल ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल आफ्टर विच परसीव ऑब्जेक्ट दे आर। मतलब कि जो आइज के जो पार्ट होते हैं वो अपना फंक्शन करते हैं। उसके बाद जब रेटिना पे इमेज बन जाती है तो हमारे जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिनकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाता है और ब्रेन ये एनालाइज करता है कि सामने हमारे जो रखा है वो ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअली। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। हियर द पुपिल ऑफ आई प्रोवाइड अ वेरिएबल अपर्चर हुच साइज इज कंट्रोल। जो मैंने ऊपर बात की थी, आगे डिस्कस करेंगे। पुपिल का जो साइज है वो कैसे कंट्रोल कैसे होता है, तो एक एक करके देखते हैं। व्हेन द लाइट इज ब्राइट, जब आंख में लाइट बहुत तेज पड़ रही हो, मान लो दोपहर का टाइम है, तब क्या होता है? आइरिस कंट्रैक्ट द पुपिल सो दैट लेस लाइट इंटर्स द आई। आइरिस जो होता है वो पुपिल्स को कंट्रैक्ट कर देता है, सिकोड़ लेता है, कहने का मतलब छोटा कर देता है साइज। तो उससे क्या होता है? लाइट जो एंटर होती है वो कम अमाउंट में लाइट एंटर होती है। सेकंड केस आता है व्हेन द लाइट इज डिम। जब लाइट, मान लो रात का टाइम है, आइरिस एक्सपेंड द पुपिल सो दैट मोर लाइट इंटर्स द आई। एक्सपेंड कर देता है, पुपिल्स को बढ़ा देता है ताकि मोर लाइट इंटर हो, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। पुपिल ओपन कम्प्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स्ड। जब आइरिस रिलैक्स होता है, मतलब ना ज्यादा तेज लाइट हो, दोपहर का टाइम हो, ना रात का टाइम हो, डिम हो, तो पुपिल आइरिस जो होती है वो रिलैक्स्ड होती हैं। और जब रिलैक्स्ड होती हैं तो पुपिल हमारी नॉर्मली ओपन होती हैं कम्प्लीटली। पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आप समझ रहे होंगे। पावर ऑफ एकोमोडेशन से क्या? एकोमोडेट मतलब कुछ ना कुछ मैनेज करना। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो आप, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन विथ हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। हमने पहले ही बताया सिलियरी मसल्स का काम होता है फोकल लेंथ को मैनेज करना, फोकल लेंथ को मैनेज करना ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके। तो आंखों की वो एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, मतलब आंखों की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की एबिलिटी जो होती है हमारी आंखों की, उसको पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और वो किसकी हेल्प से हम लोग करते हैं? सिलियरी मसल्स के थ्रू करते हैं। सिलियरी मसल्स दो टाइप की, दो वर्क करती हैं, एक रिलैक्स्ड होती हैं या कंट्रैक्ट होती हैं। आई लेंस बिकम, अब ऊपर ये पहले ये जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ना, ये पुपिल्स का कॉन्सेप्ट, इस बेसिस पे आगे हम लोग जो सिलियरी मसल्स को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का सेंस है कि मतलब दो तरह से काम करता है। जब रिलैक्स्ड होती है तब आँख की कंडीशन क्या होती है, जब कंट्रैक्ट होती है तब आँख की कंडीशन क्या होती है, एक एक करके देख लेते हैं। रिलैक्स होती है तो आई लेंस बिकम थिन, आँख का जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है। कंट्रैक्ट होती है तो क्या होता है? थिक हो जाता है।
लगभग रिवर्स फॉलो करता है। जब रिलैक्स होती है तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, अगर कंट्रैक्ट हुआ तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, अगर कंट्रैक्ट हो तो फोकल लेंथ डिक्रीज होती है। इनेबल अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जब रिलैक्स होती है तो दूर तक की ऑब्जेक्ट हम क्लियरली देख सकते हैं, अगर कंट्रैक्ट है तो नियर बाई मतलब पास की चीजें ज्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं। नियर पॉइंट ऑफ द विजन, सबसे पास की जो विजन हम देख सकते हैं अपनी हमारी आंखों के लिए सबसे पास दूरी, सबसे निकट दूरी क्या हो जिसको हम बिना किसी प्रॉब्लम के देख सकें। इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन सी मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, बिना स्ट्रेन, मैंने पहले ही बोला आप देख सकते हो एकदम पास करके, लेकिन बिना प्रॉब्लम के, मतलब विदाउट एनी स्ट्रेन आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के आंख को देख सकते हो। ये हमारा नियर पॉइंटर है। तो आप ऐसे प्रैक्टिकल करके नहीं बोलोगे कि सर हम तो ऐसे देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो एग्जैक्ट है जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो वो डेटा लिया जाता है। फार पॉइंट क्या है? इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए हम कितना भी इन्फिनिटी देख सकते हैं, पता ही नहीं, हम यहाँ से आसमान देखते हैं, अब हमें नहीं पता ना कितना दूर है, तो यार इन्फिनिटी डिस्टेंस। इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट, ये सबसे दूरी होता है, वो सबसे दूरस्थ दूरी होती है जिसको हम क्लियरली देख सकें। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन, आंखों में प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, डिफेक्ट्स कौन सी होती है और उसको करेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहला कैटरैक्ट, आपने शायद कैटरैक्ट से ना समझ में मोतियाबिंद आपने सुना होगा, हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं इसको। द इमेज कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउड, जो इमेज बनती है वो हमें क्लियरली नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि आई लेंस जो होता है वो मिल्की, मतलब मिल्की टाइप का हो जाता है, व्हाइट कुछ व्हाइट टाइप का कुछ इस पे हो जाता है, क्लाउडी जैसे सामने कुछ धुंधला सा छा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरेक्ट, ऐसी जब कंडीशन आ जाती है तो इसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। इट कैन बी कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, इससे हो सकता है कि हमें कम दिखाई दे या बिल्कुल दिखाई ना दे। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ग्रोथ, कैटरेक्ट सर्जरी होती है जिस पे एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह से, एक्स्ट्रा ग्रोथ जो हो जाती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। नॉर्मली ये रिमूव किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हिंदी में अगर आपको समझ में आए निकट दृष्टि दोष। अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक बात याद रखना, जो ये डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं इस पे हमेशा जो ये नाम होता है ये अपोजिट होता है। अगर नियर साइटेडनेस मतलब नियर पास का तो देख लेंगे लेकिन दूर का नहीं देख पाएंगे। फार साइटेडनेस मतलब पास का जो है वो देख लेंगे, लेकिन जो मतलब नियर साइटेडनेस निकट दृष्टि दोष मतलब पास का देख लेंगे, दूर का नहीं देख पाएंगे, अपोजिट होता है। जो नाम है उसके अपोजिट हम नहीं देख पाएंगे, जो नाम है वो देख लेंगे। रीजन क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकट मायोपिया है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष होता है। ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो पर्सन जिसको ये मायोपिया है वो पास की चीजें देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता। रीजन क्या होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब आई लेंस का जो कर्वेचर होता है वो थिक हो जाता है, बढ़ जाता है। इलोंगेशन ऑफ आई बाल बढ़ जाता है। दो रीजन होते हैं इसके, एक तो पहला आई लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है और आई बाल जो होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है। करेक्शन देखिए, आप मैंने दो इमेज ले रखी है। नॉर्मल आई क्या होती है? नॉर्मल आई पहले ही बताया, रेटिना पे जो इमेज होती है हमारी वो इमेज बनती है रेटिना पे, ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है, ठीक है। अब मान लो मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन मतलब आप क्या बताओ, निकट दृष्टि दोष क्या समझे आप? निकट दृष्टि दोष मतलब पास का तो देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। दूर का नहीं देख पा रहा है मतलब पैरेलल रह जाएंगी, पैरेलल रह जाएंगी तो मतलब कहीं ना कहीं पिछली वीडियो में लाइट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर पैरेलल रह जा रही हैं तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग वो फोकस पे कन्वर्ज या डाइवर्ज होती हुई दिखाई देंगी। तो इस बेसिस पे अगर हम बात करें वहां से रिलेट करके तो पैरेलल रेज आ रही हैं और इनको मिलना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन क्योंकि मायोपिक पर्सन है तो पहले ही इमेज रेटिना पे नहीं बन रही, तो कुछ ऐसा करना है ताकि इमेज जो बन रही है वो रेटिना पे बनने लगे। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस अप्रोक्सीमेट पावर का पावर हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो कनकेव लेंस का हम यूज करते हैं मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। कनकेव लेंस जैसे यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देता है, क्योंकि हमें वहां पे डाइवर्जन की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि कन्वर्जेंस पहले हो जा रहा है, तो इसलिए रेटिना पे प्रॉपर पावर का जब यूज करेंगे कनकेव लेंस तो वो सही हो जाता है। इसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, मैंने पहले ही बताया था वो निकट दृष्टि दोष, तो ये क्या हुआ? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का तो देखेगा बंदा लेकिन पास का नहीं देख पाएगा। अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली,
इमेज फॉर्म एट पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। इस पे क्या हो जाता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना के बाहर बनती है। मायोपिया में क्या था, रेटिना से पहले बन जा रही थी, पहले ही कन्वर्ज हो जा रही है। इस पे कन्वर्ज होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है इन द सेंस कि मतलब और ज़्यादा डाइवर्ज होके आ रही है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से रेटिना के पीछे बन रही है। रीजन क्या है इसका, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, जो आई लेंस है हमारा वो थिन हो जा रहा है। और दूसरा रीजन है आई बाल बिकम टू स्मॉल, आई बाल जो है वो छोटा हो जा रहा है। तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं, नॉर्मल आई आपने पहले ही आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि कैसे होती है, रेटिना पे इमेज बनती है। अब जैसे कि बताया गया है कि हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना के बाहर इमेज बनता है, मतलब पीछे साइड बनता है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये पहले ही कन्वर्ज हो जाए, और कन्वर्ज होने के लिए मतलब कन्वर्जेंस लेंस चाहिए। और आपने अगर लाइट चैप्टर में पढ़ा होगा तो कन्वर्जेंस लेंस वो होता है जो कन्वर्ज करे, और कन्वर्ज कौन करता है, कन्वेक्स लेंस। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस अप्रॉक्सीमेट पावर का यूज कर लेंगे, और जैसे ही हम अप्रॉक्सीमेट पावर का यूज करेंगे तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्रॉपर रेटिना पे बनने लगेगी। प्रेसबायोपिया, एज वी बिकम ओल्ड, प्रेसबायोपिया नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, प्रेसबायोपिया थोड़ी एज के बाद होता है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीज, द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। नियर पॉइंट भी हमारा दूर हो जाता है, निकट दृष्टि जो हमारी दूरी होती है वो भी बढ़ जाती है। मतलब बुढ़ापे में लोगों को 25 जो होता है वो उससे हो सकता है 30 पे दिखाई दे, या जो भी हो, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन वो कम हो जाता है। तो इस डिफेक्ट में जो प्रेसबायोपिया है, पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसको मायोपिया से भी हो सकता है, मतलब ये जो पर्सन है उसको हो सकता है कि मायोपिया हो या हाइपरमेट्रोपिया हो, या दोनों हो सकता है प्रेसबायोपिया में। रीजन क्या है, रीजन ऑफ ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं। तो सिलियरी मसल्स का काम आपको याद होगा कि एडजस्ट करने के लिए, एडजस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकें। तो जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, तो हो सकता है हमें मायोपिया या प्रेसबायोपिया दोनों हो जाए। और फ्लेक्सिबिलिटी, आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, अभी तक जो मायोपिया हो रहा था कभी थिन होने की वजह से कभी थिक होने की वजह से, अब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस प्रॉपर अप्रॉक्सीमेट पावर का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, दोनों होते हैं, क्योंकि हमें क्लियर यहाँ पे हो सकता है कि दोनों हो, मायोपिया भी हो हाइपरमेट्रोपिया भी हो, तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों यूज करते हैं। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस, अपर पार्ट जो होता है उस पर कनकेव लेंस होता है, और जो लोअर पार्ट होता है उसमें कन्वेक्स लेंस होता है। अब आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बेसिकली ये आपको 12th या 10th जैसा भी होगा, आपको एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया है। इट हैज़ 2 ट्रेंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। ठीक है, आप देख रहे हैं 2 बेस होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के दिखाई दे रहा है इमेज में भी, और आप अपनी लैब में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है। दिस सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर, कहीं ना कहीं एक एंगल पे इंक्लाइंड है ये तीनों सरफेस एक दूसरे से। एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस, 2 लेटरल फेस के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। अब देखो, अब बेसिकली ये जो ऊपर सबसे ए एंगल दिखाई दे रहा है ना, ये उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। हो सकता है आप बी और BC और AC, अगर इन दोनों को आप ले रहे हो तो इन दोनों लेटरल फेसेस के बीच पे जो एंगल बनेगा, मतलब एंगल C, तो उसको भी आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो। बेसिकली आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, लेकिन फिर भी इस पे जो आपने शायद अगर उस पे लाइट में अगर आपने देखा हो लाइट चैप्टर में, तो उस पे रेक्टेंगुलर स्लैब की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ना, कुछ वैसा ही है इस पे भी हो रहा है, लेकिन शेप चेंज होने की वजह से है, उस वजह से थोड़ा और डिफरेंट आ रहा है इसमें जो शेप आ रहा है, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी अलग टाइप से हो रहा है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, मतलब व्हाइट, मतलब नॉर्मल लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट सफ़ेद किरण, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है बैंड ऑफ कलर्स में। किस टाइप पे होती है, कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। इसैक न्यूटन, आपने नाम सुना होगा, ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। इसैक न्यूटन पहले ऐसे शख्स थे, इंसान थे, जिन्होंने सबसे पहले ऑब्टेन किया कि सनलाइट में स्पेक्ट्रम भी बनता है। और कैसे यूज किया, उन्होंने ग्लास प्रिज्म यूज किया, जो आप अभी ऊपर आपने देखा वही यूज किया उन्होंने। He tried to split the spectrum of white light more by using another similar prism, but could not get any more colors. उन्होंने जब
एक मान लो पहला इस पे देखो डायग्राम पे दिया गया, पहले यूज उन्होंने एक प्रिज्म रख दिया, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम वैसे ही प्रिज्म रख दिया, तो इधर से लाइट व्हाइट गई, बीच पे डिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन फिर से जब उस पे अपोजिट डायरेक्शन में पास हुआ तो व्हाइट लाइट ही मिली। तो द बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो बैंड कलर कंपोनेंट का बैंड मिलता है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो होता क्या क्या है, विबग्योर से आप याद रखते हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। बेसिकली विबग्योर से याद रखते हैं हम लोग। कैसे क्या होता है वो आगे देखते हैं। डिस्पर्सन, बेसिकली यहाँ पे जो ये होता है ना, देखो नॉर्मल सी बात है कि अभी यहाँ पे देखो आप, सनलाइट आई, सबसे आप ये भी जानते हो रेड कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है, रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, डेविएट सबसे कम होगा, डेविएट सबसे कम होगा मतलब सबसे ऊपर रहेगा। और ब्लू जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो इस डेविएशन की वजह से एक बीम टाइप, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो जाता है रेड से वॉयलेट तक। तो इस वजह से वो जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब आता है डिस्पर्सन एंड रेनबो। डिस्पर्सन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। मतलब जिस कलर से वो मिली है उस कलर में अगर वो कंपोनेंट स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, तो उसको बोलेंगे डिस्पर्सन। द डिफरेंट कंपोनेंट्स कलर ऑफ लाइट बेंट एट डिफरेंट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल। द रेड लाइट बेंट्स द लीस्ट व्हाइल वायलेट, मैंने जो बताया था ऊपर की, ये बेसिकली वेवलेंथ की वजह से होता है। तो रेड जो होता है वो सबसे कम बेंट होता है, और वॉयलेट, ब्लू मैंने बोला था क्योंकि बेसिकली आप ब्लू देख लेते हो, वॉयलेट होता है ब्लू के बाद। तो वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा बेंट होता है। अब रेनबो कैसे बनता है, रेनबो क्या होता है, इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। ये भी एक टाइप का स्पेक्ट्रम ही होता है जो कि सनलाइट की वजह से होता है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय द टीनी वाटर ड्रॉपलेट। मतलब वाटर की जो बूंदे होते हैं उनमें जो डिस्पर्सन होता है सनलाइट की वजह से, सनलाइट की रेज का जो डिस्पर्सन होता है ड्रॉपलेट्स की वजह से, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट छोटी छोटी बूंदों में जब सनलाइट पड़ती है तो उस लाइट का डिस्पर्सन हो जाता है, और उस डिस्पर्सन की वजह से वो रेनबो दिखाई देता है हमें। वाटर ड्रॉपलेट्स एट लाइक प्रिज्म, प्रिज्म जैसे होता है वैसे ही जो पानी की बूंदे होती हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगती हैं। रेनबो इज ऑलवेज फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। आपने ध्यान दिया होगा कि जो रेनबो बनता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, जब सूर्य अगर हमारे सामने है तो जो रेनबो बनेगा वो हमारे पीछे बनेगा, तो इस अकॉर्डिंग बनता है। ड्यू टू डिस्पर्सन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर रीचेज टू ऑब्जर्वर्स आईज। डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों में जो आता है वो बहुत सारे कलर आते हैं, मतलब 7 कलर जो बेसिकली होते हैं। अब इन टोटल ये रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाए अंदर बॉडी में, एक बार गया, ये आगे आएगा जैसे भी पार्ट में इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अभी बेसिकली यही याद रखो कि रेनबो का रीजन क्या है, तो ये डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारी आंखों को इतने सारे कलर दिखाई देते हैं। रेड कलर अपीयर ऑन टॉप, वॉयलेट एंड द बॉटम। रेड कलर ऊपर दिखाई देता है, वॉयलेट बॉटम में दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जैसी होती है उस अकॉर्डिंग ये दिखाई देते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से कुछ फिनोमेना होते हैं, और वो फिनोमेना क्या होते हैं। अपरेंट स्टार पोजीशन, स्टार की जो हमें वो तारे दिखाई देते हैं ना, उनकी अपरेंट हम जो देखते हैं उनकी अपरेंट हम पोजीशन देखते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं देख पाते हैं। इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम उनकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते, द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कीप वेरिंग। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर की जो डेंसिटी और टेम्परेचर होता है वो वेरी करती रहती है, तो इस वजह से हमारे पास वहां पे डिफरेंट मीडियम हो जाते हैं। और आपने लाइट चैप्टर में पढ़ रखा है कि जब मीडियम लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका। तो डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइज पॉइंट सोर्स, मतलब ऊपर से आपने बेसिकली ये बात कर ली कि टेम्परेचर और डेंसिटी के चेंज होने की वजह से वेरी होती रहती है, इस वजह से वो टाइम टू टाइम थोड़ी डिस्टेंस के बाद एक मीडियम की तरह एक्ट करने लगता है, जिससे वो रिफ्रैक्शन होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब वो दिखता क्यों है, डिस्टेंस एक्ट लाइक स्टार सोर्स ऑफ लाइट। जो दूर में हमें तारे होते हैं वो एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। व्हेन द स्टारलाइट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगो रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली। मैंने पहले ही बताया कि जब स्टारलाइट की लाइट हमारे पास
किसी भी तारे की लाइट चलती है वहाँ से, तो वो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होता जाता है, उसका रिफ्रैक्शन होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज हो रहा है? टेम्परेचर और डेंसिटी चेंज है, तो ये बेसिकली रेयर से डेंसर जाती है, तो इस वजह से इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मैंने डायग्राम में बना रखा है। ड्यू टू दिस द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंटली फ्रॉम, इस वजह से जो हमें तारे दिखाई देते हैं वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। द स्टार अपीयर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, इस वजह से हमें जो तारे होते हैं वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से दूर दिखाई देते हैं। इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे चमकते कैसे हैं? इट इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये भी इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से भी होता है। डिस्टेंट स्टार्स एक्ट लाइक पॉइंट सोर्स, हमने पहले ही बात कर लिया, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, रिफ्रैक्शन की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट होते रहते हैं। द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज फिजिकल कंडीशन अर्थ एटमॉस्फेयर नॉट, मतलब कि फिजिकल जो उसकी अपरेंट पोजीशन है स्टार्स की वो चेंज क्यों होती रहती है? क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है अर्थ की वो चेंज नहीं हो रही, चेंज होती रहती है। क्यों चेंज होती रहती है? क्योंकि उसका टेम्परेचर और डेंसिटी चेंज होती जा रही है, हमने पहले ही बात कर लिया। हेंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आइज फ्लक्चुएट, तो इस वजह से ये जो चेंज हो रहा है फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, इस वजह से हमारी आंखों में जो लाइट आती है उसकी वो फ्लक्चुएशन के फॉर्म में आती है, कभी डिम होती है कभी ब्राइट आती है। इस वजह से वो हमें मतलब चमकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर अगर मान लीजिए आप मान लो, आप मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हो सर, अगर ऐसा मतलब स्टार चमक रहे हैं तो प्लेनेट को भी चमकना चाहिए, तो उसका रीजन है प्लेनेट आर क्लोजर टू अर्थ, ठीक है, पास में है प्लेनेट फिर भी नहीं चमकते हैं। क्यों? एज सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बहुत बड़े होते हैं, उनके पास में होने की वजह से बड़े दिखते हैं। दैट इज, उसका मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, वो एक सोर्स ऑफ लाइट था एक पॉइंट साइज का, ये कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट हो जाता है। मतलब वो एक पॉइंट सोर्स था अगर, तो ये बहुत सारे हैं। तो इस वजह से जो पूरा अमाउंट लाइट हमारी आंखों में आता है वो सभी की वजह से नलिफाई हो जाता है, जिस वजह से हम ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं? फिर से मैं बता दे रहा हूँ, तारे इसलिए चमकते हैं क्योंकि वो एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, तो उसके पास से जो आती है लाइट रेज वो फ्लक्चुएट होती हुई हमें नजर आती हैं। फ्लक्चुएट क्यों होती हैं? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन और फिजिकल कंडीशंस चेंज होती रहती हैं अर्थ की, इस वजह से। लेकिन ये प्लेनेट के केस में इसलिए नहीं काम करता क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सोर्स कलेक्शन होता है और हमारे आइज में जो आती हैं वो सब एक दूसरे की वजह से नलिफाई हो जाती हैं। इस वजह से हमें ग्रहों का, प्लेनेट्स का चमकना नहीं दिखाई देता है। आपने कभी सोचा है कि जब सनसेट होता है, सनराइज होता है, तो एटमॉस्फेयर का कलर रेड क्यों दिखाई देता है ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज? इसका जवाब है, यही से आप दे सकते हो बेसिकली। ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर टू होरिजन, क्षितिज आप जानते हो, क्षितिज मतलब जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, मिलते हुए नजर आते हैं। द सन इज नियर होरिजन देयरफॉर द सनलाइट हैज टू ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस इन एटमॉस्फेयर, मतलब जब वहां पे वो होता है तो सनलाइट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है एटमॉस्फेयर में। ड्यू टू दिस द मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट शॉर्टर, मैंने पहले ही बताया था ब्लू लेंथ की वेवलेंथ शॉर्टर होती है, तो आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम पार्टिकुलर्स, मतलब क्या है इसका पूरा कि जब सुबह या शाम के टाइम होती है तो जो सन होता है वो हॉरिजन में, क्षितिज में होता है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। उस वजह से जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर हो जाती है। स्कैटर क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। और जो हमारे पास आता है लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, हमारे पास जो लाइट आती है उस पर ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट रह जाती है, और ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है कौन सी? रेड है। इस वजह से हमें सुबह और शाम के टाइम रेड दिखाई देती है। डेंजर सिग्नल्स, आपने देखा होगा रेलवेज में या कहीं भी डेंजर सिग्नल बनाए तो रेड बनाए जाते हैं, उसका रीजन भी ये है क्योंकि उसको वो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है या दिखाई दे सकती है। वाई कलर्स ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का कलर ब्लू क्यों है, नीला क्यों है आकाश? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, मतलब कि जो हमारे एटमॉस्फेयर पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी जो साइज है वो विजिबल लाइट के वेवलेंथ से कम है। फिर से बोल रहा हूँ, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और फाइन पार्टिकल्स हैं उनकी साइज वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम है। सिंस द ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड,
और क्योंकि ब्लू लाइट में जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ रेड से कम है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, और स्कैटर्ड होती है इस वजह से वो हर जगह लगता है कि ब्लू कलर का ही है, इस वजह से आकाश हमें ब्लू दिखाई देता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। और अगर